हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों के मन में डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इन सारी चीजों पे हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। यानी आज का जो भी मेरा अपडेट होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, यानी हम उसमें आपको बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलता है और किसको नहीं मिलता है। यानी अभी मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन हर एक जगह पे आप जोड़ के देख सकते हैं, परंतु पर्सनल हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए नॉर्मलाइजेशन का खेल बता रहे हैं कि उसमें कौन सा नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होता है, उसको समझाने का काम करेंगे। तो यानी हम इस पे बात करेंगे दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलता है और किसको नुकसान होता है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। क्या है नॉर्मलाइजेशन का खेल, नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे अगला, तो री एग्जाम जो हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, क्या उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा कि मिलेगा, उन पे बात करेंगे। अगर मिलेगा तो क्या उनसे ज्यादा मिलेगा या उन लोगों से कम मिलेगा, उनसे ज्यादा या उन लोगों से कम, मतलब जैसे कि री एग्जाम हुआ है ना उन लोगों का, तो री एग्जाम वालों का ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि कम मिलेगा, इन सब पे हम बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ता है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन हम आपको हकीकत बता देना, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके पीछे होती है। मतलब आपके पीछे मतलब ये होता है कि आप मेहनत करते जाइए, किसका कम नंबर बढ़ जाएगा ये स्पष्ट रूप से किसी को जानकारी नहीं है। फिर भी हम आपको समझाएंगे भर्ती बोर्ड का फीलिंग क्या होता है, कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले बता दें नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात बता दें। क्योंकि हम ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, आपको भली बात पता है ना कि किसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का कम बढ़ जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन भी हमें लगता है ना कहीं स्कैम हो रहा है नॉर्मलाइजेशन में भी, बात समझ रहे हैं। हालांकि इस पे हम पूरा खुल के बात नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। तो सबसे पहले देखिए, जानते क्या होता है नॉर्मलाइजेशन ना, कई तरीकों से किया जाता है, समझ रहे हैं। छोड़िए जाने दीजिए, इस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा कर देते हैं कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ है उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा ज्यादा या नहीं मिलेगा। तो हम हकीकत बता दें, जो भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा सबको एकदम सही से मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका री एग्जाम हुआ है तो उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, उसको भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, री एग्जाम वाले को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि री एग्जाम वालों को नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको भी तो समय नहीं मिला था एग्जाम देने के, भले से वो एग्जाम दे दिए थे एक बार, फिर पढ़ाई छूट जाती है एग्जाम के बाद, ये बात समझिएगा। पढ़ाई छूट जाती है एग्जाम के बाद, फिर जब भी उनको मौका दिया गया ना, बहुत कम समय में दिया गया उनको एग्जाम देने के लिए, इसीलिए उन लोगों का भी ज्यादा स्कोर नहीं हुआ होगा दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा या उनको मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यानी सेम सेम, या री एग्जाम हो या ना हुआ, आप उसको एकदम बराबर कर लीजिए। सबसे पहली बात बता दे, यानी आप समझ गए ना कि री एग्जाम वालों को ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप खुद समझ गए होंगे। अब दूसरी बार हम दोस्तों बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में जानते क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी कई शिफ्ट में जब एग्जाम होता है ना, जब कई शिफ्ट में यानी दो या दो से अधिक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, ये जान लीजिएगा। अब नॉर्मलाइजेशन काहे किया जाता है, तो सबसे पहले हम आपको हिंट दे दिए, फिर भी नॉर्मलाइजेशन एक आम तौर पे एक लीगल तरीके से अगर उसको देखा जाए, ठीक है, एक लीगल तरीके से उसको देखा जाए तो जानते क्या होता है। अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए अभी किसी शिफ्ट का थोड़ा हार्ड प्रश्न आ जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि हार्ड पे ही देखा जाता है ना, कोई भी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा ना, कोई कहता है ना कि भाई ज्यादा गलती करेंगे ना तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, कभी ये सुनाई में देता होगा। हालांकि सही सही बता देना, सब थोड़ा थोड़ा काम करता है। ज्यादा गलती करेंगे, कभी कभी हम लोगों तो रेलवे में देखा है ना, कोई ज्यादा गलती किया था ना उसको ज्यादा ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला था, जो कम गलती किया था ना उसको कम नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो ये प्रक्रिया दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का कोई नहीं समझ पाता है, फिर भी एक सिचुएशन के तौर पे आपको बताया जाता है, बात समझ लीजिएगा। तो जानते हैं नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलता है, किसको नुकसान मिलता है। सबसे पहले बता दें, यदि आपका पेपर देखिए, जिसका पेपर हार्ड होता है ना उसको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलता है, ध्यान से समझिएगा। पर घाटा पता किसका होता है, जिसका पेपर हार्ड होता है उसी का घाटा होता है। मान लें ना, जैसे पेपर मान लीजिए किसी का पेपर है ना, किसी का पेपर मान लीजिए जो आया उस शिफ्ट का पेपर हार्ड है, बात समझिएगा क्या है,
एकदम हार्ड है और एक पेपर लो है, ध्यान से समझिएगा, एक हार्ड है एक लो है, ध्यान से समझ रहे हैं। तो हार्ड वाले को नॉर्मलाइजेशन तो ज्यादा मिलता ही है, पर घाटा इन्हीं का होता है। एक बात बता दें दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पेपर इजी आ जाए तो आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे भी नहीं रहेंगे, आप आराम से एग्जाम निकाल ले जाएंगे। अगर जरा सा भी पेपर अगर कठिन आ जाता है ना, तो उसमें कई सिचुएशन आती है आप लोग के सामने। एक तो माइंड काम करना बंद कर देगा, एक तो प्रेशर आ जाएगा, कई सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए जब पेपर हार्ड रहता है तो स्कोर कम आता है। अरे ज्यादा से ज्यादा जानते कितना दे देगा, 10 क्वेश्चन दे देगा ना, 10 क्वेश्चन दे देगा ना। पर आपका पेपर जो हार्ड आता है ना, वो बहुत सारा प्रेशर देके ना बहुत सारा क्वेश्चन कम कर देता है। इसीलिए सबसे घाटा किसी का होता है ना, जिसका एग्जाम हार्ड होता है, जान लीजिएगा। जिसका एग्जाम हार्ड होता है, इन्हें कोई खुशी मनाता है, हमारा एग्जाम तो हार्ड था, हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अरे बाबू, आपका एग्जाम हार्ड रहता है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें वहां पे प्रेशर महसूस हो रहा है? आपको नहीं लगता है कि हमें दिक्कतें हो रही हैं, हम क्वेश्चन कम कर पाए? आज जिसका इजी होता है उसको भले से चाहिए नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, परंतु इजी प्रश्न रहता है ना, इजी उसके पल्ले पड़ जाता है तो कई को कर देता है क्वेश्चन। ये बात समझने की कोशिश करिए। तो सबसे घाटा उन्हीं का होता है जिनका एग्जाम हार्ड होता है, भले से उनको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और उसकी और दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे बढ़ता है। तो जानते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे बढ़ता है और कैसे नहीं देते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल है कि कब किसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, कब किसी को कम मिल जाता है। एक हम एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, अगर आपसे आपके ऑप्शन में मान लीजिए लखनऊ रहे, आपके ऑप्शन में क्या रहे, लखनऊ रहे, ध्यान से समझ रहे हैं, और आपके ऑप्शन में पाकिस्तान भी रहे, क्या रहे, पाकिस्तान भी रहे, ध्यान से समझ रहे हैं ना। बाकी बाकी गोरखपुर रहे, क्या रहे, गोरखपुर रहे, फिर ऐसे करके कोई भी रहे, मान लीजिए गोरखपुर रहे, फिर मान लीजिए और कोई भी जिला, बाराबंकी या कोई कानपुर रहे, समझ ना, मान लीजिए कानपुर रहे, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ऑप्शन में रहते हैं ना, तो एक बात समझने की कोशिश करिएगा, ये उसको नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं मिलता है जो पाकिस्तान को मारता है। क्योंकि आप प्रश्न के इर्द गिर्द अगर आप क्वेश्चन को हल कर पाते हैं ना, यानी प्रश्न के इर्द गिर्द अगर आप आंसर देते हैं ना, तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने का फायदा होता है। अगर दूर दूर तक प्रश्न और आंसर से रिश्ता नहीं रहेगा ना, दूर दूर तक प्रश्न और आंसर से रिश्ता नहीं रहेगा ना, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। ये कम से कम 60% रोल ये काम करता है। बाकी बचे 20 से 30% कोई किसी शिफ्ट का हार्ड आता है, वो निर्भर करता है, बात समझ रहे हैं ना। बाकी कुछ परसेंट 2-4 से 5% कोई ज्यादा गलती कर देता है, उस पर निर्भर करता है, वो अपवाद है। कभी कभी ज्यादा गलती करने वाले को भी ज्यादा नंबर मिल जाता है, ये सही बात है दोस्तों, एकदम मान लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ता घटता इसी सिचुएशन में, अगर आप क्वेश्चन के इर्द गिर्द रहेंगे, अगर आप आंसर समथिंग में मारे हैं, मतलब आपको समथिंग में मारे हैं कि या तो ये है या तो ये है, अब या तो मान लो ए है या तो बी है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप समथिंग में अगर मारे हैं, समझिएगा समथिंग मतलब अब ऐसा नहीं है कि प्रश्न उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी कहाँ है, तो अब ये पाकिस्तान तो उत्तर पर मतलब भारत में ही नहीं है, यानी आप अब इसको जब मार देंगे तो कम से कम एग्जामिनर ये समझता ना कि आप एकदम बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन देने का कोई मतलब नहीं है। इसी यही प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का। बाकी समझ रहे हैं, बाकी हम आपको बता ही दिए हैं कि अच्छे तरह से हम आपको समझा दिए हैं कि एसएससी जीडी में कितना प्रश्न अधिकतम बढ़ता है। तो अधिकतम बढ़ने का चांस हम आपको बता दिए हैं, 15 से 18% बढ़ता है, यानी लगभग 12 प्रश्न नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा देखने के लिए मिलता है। बाकी ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है दोस्तों किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, सिचुएशन होता है, ये लोग बताते नहीं है, भले से सूत्र और फार्मूला दे देते हैं, पर काम करने वाला कोई होता नहीं है, जान लीजिएगा। भगवान जाने, हम तो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया हमारे हिसाब से ना एक, अब हम कह नहीं सकते, आप हमारी बात समझ गए होंगे, ठीक है। किसी का भी नंबर बढ़ा दिया जाए, किसी का भी घटा दिया जाए, कोई मतलब नहीं होता। यूपीएसआई में देखे होंगे आप लोग, यूपीएसआई में कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, सब बहुत बेकार नॉर्मलाइजेशन करते हैं, किसी का नंबर कितना कम कर देते हैं, किसी का इतना ज्यादा कर देते हैं, कौनो समझ में नहीं आता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन तो बंद ही कर देना चाहिए। सेम प्रश्न आप बनाइए सर, सेम एग्जाम दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या दिक्कत है, बच्चा एग्जाम देवे करेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यही जान लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन का खेल है। बाकी हमारे हिसाब से हम आपको बता ही दिए हैं कि ऐसा नहीं है री एग्जाम वालों को ज्यादा नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है, सबको नॉर्मलाइजेशन मिलता है, आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।